हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार मैंने अभी अपना जिस कोर्स को हम कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट ओपन करी है, जो भी हमारा कोर्स करिकुलम है। तो एक बार थोड़ा इसको यार गो थ्रू कर लेते हैं। तो अगर आप बात करोगे पहले सेक्शन की, या जो सब्सक्रिप्शन, एनालाइज, रिसोर्सेज, ये मॉनिटरिंग वाला पार्ट है बेसिकली, ओएमएस और कंजम्पशन, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, रिसोर्स मैनेजर, ये सब अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग कर रहे थे वर्चुअल मशीन का। तो इसमें फ़ाइल सर्विसेज हो गई हैं, स्टोरेज अकाउंट हो गए हैं, बैकअप अभी पेंडिंग है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया है। अभी हम चल रहे हैं तीसरे वाले सेक्शन में हमारे। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी पेंडिंग है अभी, और ये पार्ट हो गया है। मॉनिटरिंग, नेटवर्किंग, स्टोरेज वीएम का, और डिप्लॉय स्केल सेट अभी पेंडिंग है, इसको करेंगे। और डेटा डिस्क हमने देख लिया है। अभी ये पार्ट आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि रीडिप्लॉइंग क्या होता है वर्चुअल मशीन का, और साइजिंग, और कैसे हम एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को। और डीएससी क्या होता है, कैसे कस्टम स्क्रिप्ट्स के थ्रू हम काम करते हैं, और कब हमको एडिशनल नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और कैसे ये हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यार आज ये पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो यार, पोर्टल पे लॉगिन होते हैं और शुरू करते हैं। अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मेरे पास एक वीएम थी क्लाइंट नाम से, तो इसी पे काम करते हैं। ये शुरू करने से पहले गाइज, कल मैं एक पॉइंट स्नैपशॉट में भूल गया था बताना, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो उसमें मेरा पॉइंट ये था कि हम जो फॉर एग्जांपल कभी आप पीओसी करते हो, या कुछ आपने कॉन्फ़िगरेशन करी अपनी वीएम में, और उस वीएम को बाद में आपने स्नैपशॉट ले लिया, आपने वीएम सब डिलीट कर दी, और बाद में आपने स्नैपशॉट लेके रखा है, तो बाद में उस स्नैपशॉट से हम वीएम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो कल हमने जो देखा था वो हमने देखा था कि कैसे हम स्नैपशॉट को यूज़ कर सकते हैं, एज अ डिस्क कैसे अटैच कर सकते हैं, एज अ ओएस ड्राइव, एज अ डेटा ड्राइव, और उससे डायरेक्ट अभी हम देखेंगे कि वीएम भी कैसे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली स्नैपशॉट से आपको, आपके पास स्नैपशॉट है तो स्नैपशॉट डायरेक्ट वीएम नहीं बनेगा। ठीक है ना, कल भी ये बात मैंने दोहराई है। तो आपको पहले डिस्क में उसको कन्वर्ट करना ही करना है। पहले आप उसको डिस्क सेक्शन में आके ऐड डिस्क कर लो। ठीक है, ये पार्ट मैंने कल बताया था, बट उसके बाद वीएम क्रिएशन वाला पार्ट नहीं बताया था। हमने कल डिस्क बना के उसको मैनुअली ऐड कराया था। तो अभी इसको भी देख लेते हैं। तो हम अपना विज़ार्ड फॉलो करेंगे। अपने यहाँ पर डिस्क का नाम लिख दिया, माई टेस्ट वीएम डिस्क, फॉर एग्जांपल ओएस डिस्क। ठीक है, और जहाँ आपका स्नैपशॉट है उस लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्नैपशॉट से ये नहीं कि आप अक्रॉस रीजन दूसरे, मान लो आपने स्नैपशॉट लिया साउथ ईस्ट एशिया में और आप उसको यूएस रीजन में डिप्लॉय कर रहे हो, अक्रॉस रीजन आपका नहीं होता है। ठीक है, और सोर्स टाइप स्नैपशॉट लोगे और स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, ये साइज़ का तो मैंने आपको बता दिया, आप मिनिमम स्नैपशॉट के साइज़ का ले सकते हो ओएस। मैं अभी 127 ही ले रहा हूँ, और ज़्यादा भी ले सकता हूँ। चलो इससे एक डिस्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी डिस्क यहाँ पर आ गई है मेरी। ठीक है, और अब हम इससे वीएम क्रिएट करके देख सकते हैं। अभी ये किसी में अटैच भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर अटैच्ड है तो फिर नहीं बनेगी वीएम। और जिस डिस्क से आप वीएम बना रहे हो उस डिस्क में ओएस भी होना चाहिए, या तो लाइनक्स का, विंडोज़ का। ठीक है ना, अदरवाइज डेटा डिस्क से आप वीएम नहीं बना सकते हो। करेक्ट, ये तो अंडरस्टूड है। करेक्ट, तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको क्रिएट वीएम का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर तो आगे को तो आप, मैं आगे को उसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है वीएम कैसे बनानी है, ऑलरेडी आपने वीडियोस देख लिए हैं। तो आपको जो इमेज देख रहे हो आपकी, ये डिस्क को लिया है उसने। ठीक है ना, और ये आपका इससे वीएम क्रिएट हो जाएगी गाइस। ठीक है, बस यही पॉइंट था यार। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आप पीओसीज करते हो, कई बार आपके पास क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपको सॉल्यूशन देने पड़ते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं वहाँ पे। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली आपको अगर सारी चीज़ें आपको, फॉर एग्जांपल स्टोरेज की आपको सारी चीज़ें आपको आती हैं वर्चुअल मशीन से रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा था मल्टीपल नेटवर्क एडेप्टर्स। अगर आप वीएम पे क्लिक करते हो, नेटवर्किंग पे जाते हो, तो यहाँ से आप मल्टीपल ऐड अटैच इंटरफेस करके आप नया
अटैच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, आपने पहले से बना के रखा है, नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो उन्हें, ठीक है। जो भी सबनेट आपको लेना है, प्राइवेट आईपी या जो भी आपको रखना है, उसमें अपना निक लगा लो और वो क्रिएट कर दो यहाँ से, सिंपल, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। तो जैसे ही आपको क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर से आप उसको ऐड कर सकते हो, आपको ड्रॉप डाउन में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अभी देख लो, मैंने पहले से ऐड किया है, वो मैंने इसलिए पहले से ऐड किया है क्योंकि इसमें वीएम को पूरी तरीके से डीअलोकेट करना पड़ता है आपको, ठीक है। सो दैट टाइम सेविंग मैंने क्या करा है, सिंपली मैंने यहाँ से ऐड करके मेरा ड्रॉप डाउन दिख रहा था, ओके करा है और यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया, ठीक है। अब थोड़ा मज़े वाली बात स्टार्ट होती है। देखो ये जो आपका ये देखो जो वीएम पे पहला निक होता है ना, वो होता है प्राइमरी निक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। और जो दूसरे जितने भी निक लग रहते हैं वो सारे सेकेंडरी निक होते हैं आपके पास, ठीक है। तो और एक और चीज़ है, अब क्वेश्चन आता है यार कि हमको क्यों इतने निक चाहिए, क्यों इतने निक चाहिए, क्यों माइक्रोसॉफ्ट ये ऑप्शन दे रहा है आपको। ये इसलिए है क्योंकि आपके पास कितनी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं जो क्लस्टर में चलती हैं, ठीक है ना। तो क्लस्टरिंग कभी अगर मौका मिलेगा आगे बनाऊंगा ऐसे वीडियोस, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन का ट्रैफिक होता है ना, आप क्या कहते हो कि यार चलो यार मैं एक डेडिकेटेड नेटवर्क कार्ड के थ्रू इसको ट्रैवल करवाऊंगा दोनों मशीन के बीच में, या जो भी आपका क्लस्टर है, जो भी आप मल्टीपल मशीन्स का ग्रुप है आपके, उसके बीच में जो आपका जो कम्युनिकेशन होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, वो सारा का सारा ये जो आपका सेकेंडरी निक लगा है ना, इससे होगा, ठीक है ना। जो अभी आप नेटवर्क कार्ड की स्पीड देख लेना है, लाइक 40 गिग और समथिंग मिलती है, ठीक है ना। जहाँ पर आप हाई कंप्यूटिंग की बात करते हो, HPC क्लस्टर्स की बात करते हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सेकेंडरी निक और भी सारी निक ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आ जाता है इसके बाद, चलो ये तो समझ गया हम निक क्यों चाहिए हमको, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसमें कि आपको सारी वीएम पे, ये नहीं कि आप इसमें मल्टीपल निक लगाते जाओ, ऐसा भी सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। इसकी भी लिमिटेशंस हैं एज़्योर में। आपको मशीन के हिसाब से, जो आपकी मशीन का साइज़ होगा, जितना बड़ा मशीन का साइज़ होगा उस हिसाब से आप नेटवर्क कार्ड को लगा सकते हो, ठीक है। ये आपको अगर इस ऐसी कुछ आती है सिचुएशन, तो आपको गूगल करके उस टाइम पे जो भी लेटेस्ट निक काउंट हैं जो एक पर्टिकुलर मशीन के अगेंस्ट लग सकते हैं, इतने निक लग सकते हैं, राइट। वो आपको एक शीट मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर, आप उसको रेफ़र कर सकते हो उस टाइम पे जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है निक को लेके। अब आप देख रहे हो कि ये तो मेरा प्राइमरी निक था क्लाइंट, ठीक है। इसमें एक प्राइवेट आईपी भी लगी है, पब्लिक आईपी भी लगी है। अब जो मैंने सेकेंडरी निक लगाया, इस पर भी मैंने जानबूझ के पब्लिक आईपी लगाया है, और एक प्राइवेट आईपी तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ कि मैं इस पब्लिक आईपी से, सेकेंडरी निक के पब्लिक आईपी से आपका MSTSC ले लूँ बाहर से पब्लिकली। अभी आप देख लो, मैंने रूल भी बनाया 3389 एनी अलाउड है, ठीक है। ये आप इसको भूल जाओ, ये मैं इसको नाम बस है। तो 3389 पोर्ट से मतलब है, तो पोर्ट सब जगह से अलाउड है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल MSTSC करना चाहूँ ना इस आईपी से, देखते हैं क्या होता है। देखो NSG पे भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, ठीक है। ये नहीं आएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं आएगा, इसके लिए आप काम करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको इस वाले प्राइमरी निक के आईपी से कनेक्ट करता हूँ। ओके, हम मशीन पे आ गए हैं। अब अगर हम मशीन के नेटवर्क कार्ड को ओपन करोगे, नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स पे जाओगे, इसका शॉर्टकट भी होता है कि NCPA.CPL, ये खोलोगे तो यही खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये नेटवर्क कार्ड और ये सेकेंडरी नेटवर्क कार्ड है जो आपका अनडिफाइंड नेटवर्क दिखा रहा है, ठीक है। इसको एक बार इसकी प्रॉपर्टी चेक करो, स्टेटस पे जाके डिटेल पे जाओ। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये देखो इन आउट सब चल रहा है इसमें, ठीक है। इसके डिटेल्स में जाओगे, एक चीज़ में नोटिस करने वाली है, जो इसकी गेटवे इसमें डिफाइंड है वीनेट की, ठीक है। और इसमें DHCP DNS IP 1.5 IP है और गेटवे डिफाइंड है, ठीक है। अब चलते हैं अनडिफाइंड वाले पे। इसमें आपको देखा देखो, जिसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको गेटवे का कॉन्सेप्ट पता है कि क्यों होता है, तो आप पढ़ो पहले तो, ठीक है ना। अलग से इसको पढ़ के लाओ कि गेटवे कब काम आता है। जो जब हम जैसे ही हम दूसरे नेटवर्क में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जैसे ही गेटवे कब चाहिए होता है, जब हम अपना राउट चेंज करते हैं,
जैसे कि हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच करते हैं, हमको गेटवे की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, ठीक है ना। अगर किसी ने, आप लोगों ने CCNA पढ़ा है तो ये सब आइडिया होगा कैसे राउटिंग करते हैं गेटवे की, तभी वो कम्युनिकेट करता है दूसरे नेटवर्क पे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो इसमें गेटवे नहीं है, इसलिए ये पब्लिकली एक्सेस कम्युनिकेशन मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी नेटवर्क कार्ड है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए नहीं होते हैं, ये आपके इंटरनली आपको जो क्लस्टरिंग करनी है, और इंटरनली आपको, अगर मैं एक और VM बनाऊँ, फॉर एग्जांपल इस सेम नेटवर्क पे एक और VM बनाऊँ, उस पर भी एक सेकेंडरी कार्ड रखूँ, और उसका IP भी इसी समथिंग इसी रेंज में आएगा, 2 डॉट समथिंग वट, ठीक है ना। जो भी सबनेट ऑब्वियसली सेम रखूँगा, तो ये 2.5 और मान लो वो 2.6 है, तो ये दोनों पिंग होंगे आपस में, तो इंटरनली सारी कम्युनिकेशन होगी, बट पब्लिकली जो आपका प्राइमरी निक है यही ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। अब देखो, मैं इस नेटवर्क कार्ड को डिसेबल भी कर दूंगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर आप इसको डिसेबल करोगे तो आपकी मशीन की फिर नहीं आने की आपकी मशीन आप, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिर शट डाउन ही हो जाएगी, फिर आपको कुछ पावर शेल से ही कर सकते हो इसको आप फिर, ठीक है ना। तो ये मैं इसमें बताना चाहता था, निक कार्ड के हम निक्स क्यों लगाते हैं और क्या इनके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो चलो यार, ये आई थिंक क्लियर हो गया है सबको। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो था, अच्छा एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में लिखी हुई है यहाँ पे, ऑटोमेशन, DSC एंड लाइक कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन एंड ऑल। तो इसको अगर हम इवेल्युएट करना चाहें तो एक्सटेंशन क्या होते हैं, पहले इसको समझो। एक्सटेंशन क्या है कि आपका अगर आप ऐड करते हो ना, आपको यहाँ पे प्री बिल्ड वो मिल जाते हैं एक्सटेंशंस, लाइक एंटीवायरस का एक्सटेंशन है, या फिर आपका और शेफ का है, या फिर आप कस्टम स्क्रिप्ट्स भी डाल सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी आपको, पावरशेल DSC की वेब डाल सकते हो, आपको एंटीवायरस, आपको ये Rapid7 का वल्नरेबिलिटी, अगर आपको असेसमेंट करना अपनी VM का, तो इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल कुछ नहीं होता, आपको जो भी आपके एक्सटेंशन है, आप अपने फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का एंटी मालवेयर है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको क्लिक करो, और यहाँ पर आपको क्रिएट करने को बोलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो भी पैकेज होता है, सॉफ्टवेयर पैकेज आपके मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको ओके करूँगा, जो भी इसको एग्जीक्यूट वटेवर मेरे को, इसको जो भी हर एक्सटेंशन की अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो करके आप ओके करोगे, तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके क्या होगा, देखो यहाँ पर अभी इनिशियलाइज डिप्लॉयमेंट हो गया ना, और ये यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाता है अभी, ठीक है। अभी आप 1 मिनट का वेट करना, अदरवाइज अगर उसको रिफ़्रेश कर दोगे तो वो जॉब कैंसिल हो जाती है, ये मैंने इसमें देखा है, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें एक्सटेंशन में बतानी है आपको, जैसे कि पावरशेल DSC, ये काफ़ी इसको बोलते हैं। पावरशेल DSC क्या होता है, बेसिकली ये कि पावरशेल का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जो डिज़ायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मशीन की चाहिए, जो भी आप, अगर आपको शेफ और पपेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, तो उसी टाइप से सिमिलर फैशन में आपका पावरशेल DSC भी चलती है, जहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी पावरशेल की स्क्रिप्ट में डिक्लेरेटिव मैटर में आप सब कुछ लिख दोगे। फॉर एग्जांपल पावरशेल DSC काम आती है आपको, फॉर एग्जांपल आपको ये करना है कि आपकी एक VM बन रही है, प्लस उसमें आपको करना है कि वेब सर्वर भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। अगर ये देखो, आप अभी जो भी एंटीवायरस का डालते हैं, ये भी स्टेट इसकी ट्रांजिशन दिख रही है, ठीक है, डेटा ट्रैवल हो रहा है, इंस्टॉलेशन चल रही है मतलब। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पावरशेल DSC। तो जो DSC में ये होता है कि जैसे कि आप चाह रहे हो यार कि मेरी एक मशीन बने और उसमें IIS का वेब सर्वर या अपाची का वेब सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाए, जैसे ही वर्चुअल मशीन मेरी बने, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, DSC की पावरशेल DSC जो भी एक्सटेंशन होता है पावरशेल की, आपको पूरी एक कमांड अपनी जो भी अपनी कमांड है वो बनाओगे, और डिक्लेरेटिव मेथड में अपने जो भी फीचर आपको इंस्टॉल करने हैं, या फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र भी क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आप उसमें डिक्लेरेटिव मैं उसमें लिख कर लोगे, ठीक है, स्क्रिप्ट बना लोगे। उसके बाद आप उसको सिंपली यहाँ एक्सटेंशन के थ्रू कॉल करा सकते हो, ठीक है, और वो आपका इंस्टॉल हो जाएगी। अभी इसको थोड़ा वेट कर लेता है इसका ट्रांजेक्शन नहीं होने का, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ DSC का यूज़। थोड़ा पॉज करता हूँ वीडियो को। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख सकते हो यार, इसकी देखो प्रोविजनिंग यहाँ पर सक्सेसफुल होगी, ठीक है। एक बार मशीन लॉगिन करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी मशीन पे चल गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सीधे प्रोग्राम एंड फीचर्स खोल के। तो ये देख लो गाइस, सिस्टम सेंटर एंड टू एंड प्रोटेक्शन, ये अभी जस्ट इंस्टॉल हुआ है,
तो अगर आप देखोगे तो डेट है 19 तारीख और 2019, ठीक है ना, आज ही की डेट है। और देखो जस्ट ऑटोमेटिकली मैंने एक्सटेंशन वहाँ से पुश किया और यहाँ अपना एंटी मालवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यार मैं आपको बता रहा था कि जो हम पावरशेल डीएससी का डिस्कशन कर रहे थे, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि पावरशेल डीएससी का आपको एक डिजास्टर कॉन्फ़िगरेशन का आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पावरशेल डीएससी की स्क्रिप्ट है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप उसको एज ए एक्सटेंशन पास करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट और आपको उसके जो भी पैरामीटर हैं वो पास करवाओगे तो आपका ये स्क्रिप्ट में जो भी आपने डिक्लेरेटिव मेथड में जो भी आपने डीएससी की कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी कि आप चाहते हो कि जब भी मेरी मशीन आए तो इन जो भी फॉर एग्जांपल आईएएस उसमें हमेशा अवेलेबल हो, है ना, और चाहते हो कि ये यूज़र क्रिएट हो जाए। और ये सारी चीज़ें कब एक्चुअल में यूज़ में आती हैं, जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास ऑटो स्केलिंग है आपके इन्वायरमेंट में, जहाँ पर मशीनें जैसी लोड पीक होता है, लोड ऊपर जाता है तो नई मशीन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तो आप चाहते हो कि आप मशीन क्रिएट हो जाए बट उसके साथ आईएएस भी मेरा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, ठीक है ना। तो उस टाइप से आप डीएससी को डाल सकते हो। बट मैं आपको इसका रियल यूज़ के हिसाब यहाँ पर भी पोर्टल में आके ऐसे तो आप करोगे नहीं ना, मतलब आप जब अपनी स्क्रिप्ट्स बनाओगे, अभी जो हम आगे देखेंगे कि एआरएम स्क्रिप्ट्स और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की जो भी टूल्स होते हैं लाइक टेराफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनमें देखोगे कैसे एक्चुअल में हम एक्सटेंशन को यूज़ करके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ को वहाँ पर डिटेल में कवर करूँगा, पावरशेल एक्सटेंशन विद ऑल द स्क्रिप्टिंग एंड ऑल, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। तो ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही खुद का एक्सटेंशन है। यहाँ पर देखो आप कंपनी देखोगे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प और एक्सटेंशन देखोगे तो ये बीएमसी का है, ये शेफ वालों का है ना। तो अगर कस्टम स्क्रिप्ट क्या है कि इसमें भी आप यही सेम अपनी शेल स्क्रिप्ट्स है या फिर अपनी पावरशेल की स्क्रिप्ट को यहाँ पर पास करा के अपने काम अंदर जो भी आपको इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट करवानी है वो कर सकते हो, ठीक है। वीएम के अंदर होगी सीधे। तो ये मोस्टली तब ये भी बहुत बढ़िया फीचर है और ये भी बहुत यूज़ होता है अपना जब हम ऑटोमेटेड फैशन में वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, ये हेल्पफुल हो जाता है कभी कभी ट्रबल शूटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो यार कि आपके वीएम का पासवर्ड रीसेट करना है, आपको एक नया यूज़र क्रिएट करना है, आप यूज़र भूल गए हो अपना करंट, ठीक है। तो इस टाइप के काम। और अब मान लो लाइनक्स की अगर बात करूँ जहाँ मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो है फॉर एग्जांपल आपको एक नया पैकेज इंस्टॉल करना है लाइनक्स के अंदर, ठीक है। तो वो आपने क्या सिंपल आपने एक शेल स्क्रिप्ट बनाई और उसको यहाँ पर ब्राउज़ कराया, उसमें जो भी आर्गुमेंट है वो पास करा, ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो भी आपकी कोड होगी, आपने जो भी या अपग्रेड कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो वटेवर, तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने बना के रखी हुई है, उसको ब्राउज़ करता हूँ। तो अगर आप देखोगे इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये सिलेक्ट हो गई, एक सेकेंड। सिंपल एक छोटी सी पावर की स्क्रिप्ट है जिसमें मैं गेट प्रोसेस कर रहा हूँ, सारे प्रोसेस को गेट करके आउट फाइल में उसको सी ड्राइव के अंदर प्रोसेस नाम की फ़ाइल से, अगर मैं इसको प्रोसेस डॉट टी एक्स टी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें प्रोसेस डॉट टी एक्स टी के नाम से मैं सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको ब्राउज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गई यहाँ पर सिंपल। अभी पहले लॉगिन कर लेते हैं मशीन को, फिर एक बार देख लेते हैं कि सी ड्राइव में क्या है। तो मैं ये करवा रहा हूँ कि इस मशीन की जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो मेरे को सी ड्राइव में एक फ़ाइल के अंदर मिल जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ से स्क्रिप्ट को ओके करके चला लेता हूँ, इनिशियलाइज हो गया है। तो जब भी आप ये कर रहे हो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको रिफ़्रेश मत करो आप, ठीक है। अगर आप जल्दी से रिफ़्रेश कर दोगे तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। चलो यार एक बार वीएम पे लॉगिन करके भी चेक करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो आई गेस वो एक्सटेंशन मेरा चल गया। आप देख लो प्रोसेस डॉट टी एक्स टी के नाम से फ़ाइल आ गई है, इसमें सारी मेरी प्रोसेसेस आ गई हैं जो भी मेरी करंट इस वीएम के ऊपर चल रही थी, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है गाइस, ऐसे आप बहुत सारे अपने ऑटोमेट करवा सकते हो टास्क को, ठीक है ना। तो अगर आप अभी देखो एक्सटेंशन स्टेटस अनअवेलेबल है, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं।
ये देखो जी, आप प्रोविजनिंग आपकी सक्सीड है, ठीक है ना। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है आपके कमांड में तो आपकी यहीं पर ही वो फट जाएगी, ठीक है ना। यहीं पर ही आपको पूरा दिख जाएगा कि क्या एरर आ रही है नहीं आ रही है। तो इसको आप इस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो गाइस, ठीक है। आई होप यार ये समझ में आया होगा डीएससी। और डीएससी का एक नीचे पे लिंक डाल दूंगा कैसे डीएससी एक्चुअल में काम करती है, और एक सैम्पल स्क्रिप्ट्स भी डाल दूंगा नीचे, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम कस्टम स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं, कैसे हमने एक्सटेंशन के थ्रू हमने एंटीवायरस को इंस्टॉल कर दिया अपनी मशीन के अंदर, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आप ये मत सोचना कि ये जो भी एक्सटेंशन है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। इनकी जो भी लाइसेंसिंग कॉस्ट है ये आपको लगेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल आप साइमनटेक का एंटीवायरस डाल रहे हो तो अभी तो इंस्टॉल हो जाएगा, बट वो एज अ ट्रायल पीरियड के लिए कुछ टाइम के लिए इंस्टॉल होगा, ठीक है ना। तो बाद में उसको, और मैंने कुछ अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंड माइक्रो का है, ट्रेंड माइक्रो का आप डाल तो दोगे, बट वो जब कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपसे सर्वर की डिटेल मांगेगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर उसमें आपके पास कोई लाइसेंस सर्वर होगा तो उसकी आप डिटेल डालोगे, देन ओनली वो अंदर इंस्टॉल होगा, ठीक है जी। आई होप ये समझ में आया होगा ये, बट मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है इंटरनेट, ये आपको दिखाना चाह रहा था। ओके, लेट्स सी अगर लोड होता है तो जल्दी से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ देखो इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे, आपको अलग से मैनुअल इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लो ये देखो, आप मान लो अभी एंटीवायरस है साइमनटेक का, ठीक है। कुछ आजकल जो मैंने देखा कुछ एंटीवायरस जो आगे क्लाउड बेस्ड हैं तो वो सीधे अपनी क्लाउड बेस्ड जो भी आपका सर्वर है उसकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। अब जैसे ही सर्वर की इन्फॉर्मेशन डालोगे देन ओनली वो प्रोविज़न होते हैं। कुछ होता है कि स्टैंड अलोन क्लाइंट होते हैं, सीधे आपका इंस्टॉल हो जाएगा अंदर जाके। उसको क्रिएट करता हूँ, लेट्स सी अगर ये कुछ पूछता है तो डिटेल्स को। ये देखो जी, इसने कस्टमर आईडी पूछ लिया, आपकी डोमेन आईडी पूछ लिया, कस्टमर सीक्रेट पूछ लिया, क्लाइंट आईडी, है ना। और प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन अगर ये कुछ है, चलो इसको छोड़ भी देता हूँ, लेकिन ये आपको डिटेल्स चाहिएंगी, ये आपको आपके जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करी होगी वहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। जो मेरा पॉइंट था आप समझ गए हो आई गेस। तो इस टाइप से आपको यहाँ मिलेंगे जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा चलो, एक्सटेंशन आई होप क्लियर हो गया होगा यार। अब एक चीज़ और थी, अगर आप देखोगे इस सेक्शन में, रीडिप्लॉइंग वीएम्स, ठीक है। ये हम तब करते हैं जब आपका कुछ मेंटेनेंस चल रहा हो, या फिर कुछ आपकी वीएम अगर प्रॉपरली नहीं चल रही है तो आप एज अ ट्राई क्या कर सकते हो, उसको रीडिप्लॉय कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो रीडिप्लॉय में क्या करने वाला है कि आपकी मशीन तो ऑब्वियसली रिबूट होगी, और वो आपके जो फिजिकल, आप ये तो सारी वर्चुअल मशीन है राइट, अल्टीमेटली के फिजिकल सर्वर के ऊपर चल रही हैं। तो आपके फिजिकल होस्ट को अंडरलिंग जो भी फिजिकल होस्ट है उसको स्विच कर देती है, ठीक है ना। दूसरे वाले होस्ट पे चलना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या। तो यहाँ पर लिखा है रीडिप्लॉइंग या वर्चुअल मशीन विच विल माइग्रेट वीएम टू अ न्यू एज़्योर होस्ट, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको मारोगे रीडिप्लॉय तो ये प्रोसेस चलाएगा और आपका वीएम रीस्टार्ट होगा, ठीक है। और अराउंड 5-1 मिनट ले लेगा ये। तो जैसे ही अभी रीडिप्लॉय होता है वैसे ही देखेंगे आपका ये कनेक्शन चला जाएगा आरडीपी वाला विंडो, क्योंकि ये रिबूट करके वीएम को दूसरे नोड पे फेंक देगा। ये देख लो, वीएम रिबूट हो गई है मेरी, रीडिप्लॉय स्टार्ट हो गया इसका। चलो एक दो छोटी छोटी चीज़ और देख लेते हैं लगे हाथ। एक और आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, जैसे ही नाम से लग रहा है कि अपना जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप डाल के पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हो, ठीक है। और रीसेट कॉन्फ़िगरेशन भी है, मान लो अभी आपका आरडीपी नहीं आ रहा है, कुछ फायरवॉल की एक्सेप्शन लगानी है, या फायरवॉल इनेबल हो गई बाय मिस्टेक अंदर विंडोज़ की या लिनक्स की, तो ये आपकी रीसेट भी कर देगा और आपके फायरवॉल के जो भी 3389 के पोर्ट वाइट लिस्ट करने होते हैं वो कर देता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है बूट डायग्नोस्टिक, ये आई गेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसको। तो ये क्या करती है कि जो भी आपकी मशीन की करंट स्टेट होती है उसका एक स्क्रीनशॉट आपको देती है, ठीक है। सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि मेरी मशीन की स्टेट क्या है। ये आपका जब ट्रबल शूटिंग होती है तब आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। बट इसके लिए वही है, अपना एक आपको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए जो भी आपका अकाउंट है, डायग्नोस्टिक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कभी कभी क्या होता है कि आपकी मशीन विंडोज़ अपडेट लेते टाइम पे हैंग हो जाती है, तो उसमें एटलीस्ट आपको स्टेटस पता चल सकता है, ठीक है, कि कहाँ पर एक्चुअल में मशीन हमारी अटक गई है, ठीक है।
तो आई होप यार ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और ये मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए इस वीडियो में कवर कर ली क्योंकि फिर ये रह जाती तो फिर रह ही जाती। तो इसलिए आई थॉट कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी कवर हो जाएँ तो अच्छा है। ठीक है जी। अब कुछ इसमें से देखेंगे यार नेक्स्ट कौन सा वीडियो बना सकता हूँ मैं। और हाई अवेलेबिलिटी को नहीं कर सकता अभी क्योंकि इसमें लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट पहले लोड बैलेंसरिंग वाला देखेंगे कैसे लोड बैलेंसर काम करते हैं ये सब। देन ओनली फिर हाई अवेलेबिलिटी और क्लस्टरिंग का देखेंगे कुछ वीडियो। देन हाँ, लोड बैलेंसिंग के बाद ही स्किल सेट भी काम करेगा, अदरवाइज़ प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे तो फ़ायदा क्या। मैं तो थ्योरी बता दूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो देखेंगे यार इसमें से और मैं क्या बना सकता हूँ। और इसकी टेंशन मत लेना, इस पे तो अराउंड मैं बाद में भी ये भी ऑटोमेशन पे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, अराउंड 50+ वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड ही मेन होगा, ARM टेम्पलेट्स प्लस टेराफॉर्म। तो उसका एक अलग ही प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा अलग से। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर लो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।